हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं विजन आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फसल और जलवायु क्षेत्र, यानी कौन सा फसल किस जलवायु क्षेत्र में होता है। पहला दिया है गन्ना। गन्ना दिया है शीतोष्ण घास के मैदान। दूसरा दिया है जैतून भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कोको दिया है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो गन्ना जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून में उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होता है उसमें जो है गन्ना का फसल उगाया जाता है। और विश्व का जो कुल चीनी उत्पादक का 2/3 भाग है वो उष्णकटिबंधीय देशों द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए भरपूर मात्रा में वर्षा और धूप की ज़रूरत होती है। तो ये पहला हमारा सुनिश्चित नहीं है। दूसरा दिया है जैतून। जैतून जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दिया है, तो यह हमारा राइट है। जो जैतून है वो भूमध्य सागरीय जलवायु का ही है, ठीक है, उसी जलवायु क्षेत्र में होता है। और ये क्या होता है, ये जैतून का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही कठोर होता है और इसका जो जड़ होता है वो बहुत ही लंबा होता है। इसके लिए जो वर्षा है मिनिमम रिक्वायरमेंट है कम से कम 10 इंच से कम वार्षिक वर्षा चाहिए इसको। और इसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही कम गुणवत्ता वाली होती है, लाइक चूनायुक्त, अगर चूनायुक्त मृदा में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तीसरा दिया है कोको, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो कोको क्या है, हमारा भूमध्य रेखीय जलवायु के अनुकूल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो 2 सबसे प्रमुख उत्पादक देश हैं, घाना है और नाइजीरिया, ठीक है। और साथ ही साथ जो पश्चिम अफ्रीका है, यानी जो गिनी की अखाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र है, मतलब यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। स्वीट क्रूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया है, इसमें सल्फ़र नहीं होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? जो स्वीट क्रूड ऑयल होता है उसमें सल्फ़र की मात्रा होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, 0.5% की मात्रा में होती है। और जिस क्रूड ऑयल में सल्फ़र की मात्रा बहुत अधिक होती है उसे हम सोर क्रूड ऑयल कहते हैं। स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं। इसके निष्कर्षण हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा एक बार निष्कर्षण के उपरांत इससे उच्च गुणवत्ता वाले गैसोलीन का उत्पादन किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है। तीसरा देखते हैं। वेनेजुएला स्वीट क्रूड ऑयल का प्रमुख उत्पादक देश है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। वेनेजुएला नहीं, इराक जो है वो स्वीट क्रूड ऑयल का प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है। ये इराक है, वेनेजुएला नहीं। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। और हाँ, जो वेनेजुएला है वो सोर क्रूड ऑयल का प्रमुख उत्पादक है, स्वीट क्रूड का नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कृषि के कोलखोज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसे साम्यवादी देश चीन में प्रारंभ किया गया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। जो कोलखोज मॉडल है, एग्रीकल्चर का कोलखोज मॉडल जो है वो सोवियत संघ द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा, यह सहकारी और सामूहिक कृषि दोनों से संबंधित है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। जो कृषि का कोलखोज मॉडल है वो सहकारी कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है। और सहकारी कृषि क्या होता है? सहकारी कृषि में जो किसान होते हैं वो अपने संसाधनों को जमा करते हैं और उन संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार उनका स्वामित्व होता है। तो हमारे 53 का आंसर हो गया डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, दालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। ये दिया है, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 10% से अधिक भाग पर दालें उगाई जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। 10% से अधिक भाग, यानी लगभग 24% तक हमारे जो देश में है वो वैश्विक स्तर पर दालों का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है।
सी दिया है, सभी दालें वायु से नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके मृदा उर्वरकता को बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सभी दालों को कह रहा है, जबकि अरहर को छोड़कर बाकी जो सभी दालें हैं वो नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके जो मिट्टी की उर्वरकता है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, अरहर नहीं ऐसा करता है। तो हमारा पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसमें सभी दालों को कहा गया है, जबकि अरहर ऐसा नहीं करता है। डी हमारा है, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश देश के प्रमुख दलहन उत्पादक। तो ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जनजाति और किसे सुलमित करना उसके व्यवसाय से। जो बिंदीबू ये दिया, इनका व्यवसाय क्या है? खाना बदोश चरवाहे होते हैं। तो ये हमारा गलत है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति है और ये शिकारी होते हैं और साथ में साथ संग्रहकर्ता भी होते हैं। और ये खासकर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल में निवास करते हैं। तो ये हमारा सुलमित नहीं है। ये जो है ये गोबी मंगोल जो है वो खाना बदोश चरवाहा होते हैं। ये जो है ये होते हैं। ठीक है, जो गोबी मंगोल है वो खाना बदोश चरवाहा होते हैं और जो बिंदुबी हैं वो आदिम शिकारी और संग्रहकर्ता होते हैं। और जो बुशमैन होता है वो क्या होता है? ये अफ्रीकी महाद्वीप में कलाहकारी मरुस्थल में निवास करते हैं और ये भी क्या होता है? आदिम शिकारी होते हैं और संग्रहकर्ता होते हैं। यानी ये बिंदुबी और बुशमैन ये जो दोनों हैं वो दोनों आदिम शिकारी और संग्रहकर्ता होते हैं। इनके निवास स्थान अलग अलग होते हैं लेकिन इनके जो व्यापार है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया डी, केवल 2 ही सुलमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले भारतीय टेंट कुर्म कचूगा टेक्स्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये एक कछुए की प्रजाति है। पहला कथन दिया है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, इसे IUCN की लाल सूची में लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। तीसरा दिया, यह केवल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि भारत में इनके पर्यावास में उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं। तो हमारा आंसर हो गया 56 का 1 और 2, आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से प्रत्येक के सबसे उत्तरी बिंदु को ध्यान में रखते हुए उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। हम सब जानते हैं इसमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में से सबसे उत्तर में हमारा है पहला राजस्थान, यानी हमारा पहले हो गया 1। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, यानी उसके बाद हो गया तीसरा। तीसरे नंबर पे है गुजरात, यानी हमारा हो गया दूसरा। उसके बाद चौथे नंबर पे है हमारा उड़ीसा। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 हमारा ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। रोपड़ कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, इस प्रकार की कृषि स्टेपीज, प्रेरी तथा पंपास क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से विकसित होती है। तो जो स्टेपीज है वो कनाडा और जो स्टेपीज है वो एक विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, कनाडा और अमेरिका के प्रेरीज और अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदानों में अच्छी तरह से विकसित होती है। तो ये रोपड़ कृषि के बारे में नहीं है स्टेटमेंट। रोपड़ कृषि जो होता है इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत आकार होता है, इसका जो क्षेत्र का आकार जो होता है ना वो बहुत ही विस्तृत होता है, यानी बहुत ही बड़ा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की निवेश की जाती है और इसमें टेक्निक का यूज किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है और इसमें केवल एकल फसली कृषि का उपयोग किया जाता है। इसमें केवल एक फसल को ही एक तरह से सेंटर में रखा जाता है, केवल एक फसल उगाया जाता है। और तो रोपड़ कृषि के बारे में ये है। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट हो गया गलत।
सॉरी 58 का हमारा ये है, तो हमारा इसका पहला ही स्टेटमेंट हो गया गलत, रोपड़ कृषि। दूसरा दिया है फजेंडा ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागान का नाम है, तो बिल्कुल सही। जो फ्रेजेंडा है वो अभी भी यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे यूरोपीय वासियों का नियंत्रण है ब्राज़ील में। और जो कुछ एडिशनल इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है, कुछ एडिशनल, जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में कोकोआ और कॉफ़ी का रोपण किया था। अंग्रेज़ों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान और मलेशिया में रबड़ के बागान और वेस्ट इंडीज़ में गन्ने और केले के बागान को विकसित किया था। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय था जब गन्ने के बागानों पर डचों का एकाधिकार था। और यहाँ पे ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान है जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यानी बहुत बड़े बागान होते हैं, वहाँ पे यूरोपीय वासियों का नियंत्रण है। स्टेटमेंट 3 है, इस प्रकार की कृषि में एक ही क्षेत्र में कई रोपड़ फसलें उगाई जाती है। अभी हमने स्टेटमेंट में देखा एक्सप्लेनेशन में कि इसमें केवल और केवल एक फसल पर ही फोकस किया जाता है, कई प्रकार के फसलों का रोपण नहीं किया जाता है। तो हमारा केवल और केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1971 ने देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश को 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 127 कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था, न कि 15 जलवायु। दूसरा दिया है, 7वें योजना आयोग द्वारा देश को भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु के आधार पर 15 व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। और इसमें 15 जो क्षेत्र हैं वो बहुत सारे हैं। क्षेत्र 1 है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश। क्षेत्र 2 है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, जिसमें असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं। तीसरा है निचले गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। ऐसे ही करके बहुत सारा पूरा 15 क्षेत्र के बारे में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 59 का केवल और केवल 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अलौह धात्विक खनिज है? हम सभी जानते हैं लौह धात्विक और अलौह धात्विक आते हैं। लौह धात्विक मतलब जिसमें लौह है इसको उपस्थित हो, और अलौह धात्विक मतलब जिसमें मतलब लोहे का अंश न हो, उसे अलौह धात्विक खनिज कहेंगे। अब देखो अलौह धात्विक खनिज में जो है वो तांबा होता है, बॉक्साइट होता है और कोबाल्ट होता है। तांबा, बॉक्साइट और कोबाल्ट होता है, ठीक है, अलौह धात्विक खनिज में। हमारा आंसर है ए 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, वृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है जबकि विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। बिल्कुल राइट है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये सारा टॉपिक आ जाएगा। दूसरा दिया है, वृद्धि मूल्य सापेक्ष होता है जबकि विकास मूल्य निरपेक्ष होता है। तो ऐसा जो विकास होता है वो उसका अर्थ ही होता है गुणात्मक परिवर्तन, और वो क्या होता है, विकास जो होता है वो क्या होता है, सापेक्ष होता है, और जो वृद्धि होती है वो निरपेक्ष होती है। तो इसमें उल्टा दिया है, वृद्धि के साथ इसमें सापेक्ष दे दिया जबकि वृद्धि के साथ इसमें निरपेक्ष होगा, और विकास के साथ क्या होगा, सापेक्ष होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की ओर ले जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो विकास है हमेशा सकारात्मक वृद्धि से ही होती है, ठीक है। और सकारात्मक वृद्धि से ज़्यादा विकास नहीं होता है, ठीक है। तो केवल और केवल स्टेटमेंट 1 राइट है, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रमुख तेल क्षेत्र और देश का नाम। पहला दिया है बरगान। बरगान दिया है देश ईरान, तो ये बिल्कुल गलत है। जो बरगान क्षेत्र है वो कुवैत में स्थित है। ये किस में? कुवैत में। दूसरा दिया है शुगरलोक। शुगरलोक जो है वो ब्राज़ील में है, तो ये हमारा राइट है। शुगरलोक कहाँ है? ब्राज़ील में है। तीसरा है कासगन। कासगन कहाँ है? इसमें दिया है वेंजुएला, तो ये हमारा गलत है। जो कासगन है कासगन हमारा वेंजुएला में नहीं है। कासगन तेल क्षेत्र जो है वो कैस्पियन सागर कजाकिस्तान में है। कहाँ है? कैस्पियन सागर कजाकिस्तान। ठीक है। कासगन जो है वो अपतटीय तेल क्षेत्र में आता है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान। और जो वोलीवर तटीय क्षेत्र जो है वो तेल क्षेत्र वेंजुएला में आता है, बोलीवर तटीय क्षेत्र। ठीक है, हमारा इसका आंसर हो गया केवल और केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। चिन्नाकेशव मंदिर हाल ही में सुर्खियों में था। यह स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। यह कर्नाटक के बेल्लूर ज़िले में स्थित है। जो चिन्नाकेशव मंदिर है, जिसे विजयनगर मंदिर भी कहा जाता है, इसका जो निर्माण है वो होयसल शासक विष्णुवर्धन द्वारा कराया गया था 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय की स्मृति में। इस मंदिर का निर्माण जो है वो कुशल कारीगरों पिता पुत्र की जोड़ी थी। पिता का नाम दसोजा और पुत्र का नाम चवर था। यह जो मंदिर है वो यांगची नदी के तट पर स्थित है, जो होयसल साम्राज्य की राजधानियों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण लगभग ऐसा का 103 वर्ष, इसको निर्माण करने में 103 वर्ष लगे थे। मंदिर के सामने क्या है? एक विशाल गोपुरम है और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की हाथ जुड़े हुए एक शानदार मूर्ति भी है। इसका एक बहुत ही मनमोहक कहा जा सकता है। मंदिर के ठीक जो बाहर है ना, मंदिर के ठीक बाहर मूर्तिकला का एक दिलचस्प भाग मौजूद है, जिसे गुरुत्वाकर्षण स्तंभ कहा जाता है, और जो एक ही चट्टान से बना हुआ है और अपने वजन के साथ खड़ा हुआ है। और इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के तहत सूचीबद्ध करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा चिन्नाकेशव मंदिर कर्नाटक में है। होयसल शासक विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा संसाधनों को व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है? तो ऊर्जा व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत, तो इसमें आ जाएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। जो परंपरागत जो स्रोत है उसमें लकड़ियाँ आ गई, मवेशियों के उपले आ गए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे हो गए। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार हो गया, भूतापी हो गया, बायोगैस हो गया, परमाणु ऊर्जा, ये सारे हो गए। और पारंपरिक या गैर व्यावसायिक ऊर्जा में जलाऊ लकड़ी, चारकोल, गाय गोबर तथा कृषि अपशिष्ट हो गया। व्यावसायिक ऊर्जा में ये कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ये सारे आ गए। हमारा आंसर हो गया 3 और 4 केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, रूस में स्थित यामबर्ग, स्टोकमैन और ओरेंगियो निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये गैस से रिलेटेड है। ठीक है, रूस में कहाँ? यामबर्ग, स्टोकमैन और ओरेंगोय।
यहाँ पे कुल वैश्विक गैस भंडार का लगभग 1/4 भाग यहाँ पे अकेले ही मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है विश्व के आधे से अधिक तेल भंडार मध्य पूर्व के देशों में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। दूसरा दिया है वेंजुएला के पास सऊदी अरब के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो वेंजुएला है, वेंजुएला विश्व में उसका स्थान जो है वो पहले नंबर पे है। इसके पास 300 अरब बैरल से अधिक भंडारण है खनिज तेल का, और दूसरे स्थान पे है सऊदी अरब। इसके पास 297.5 बिलियन बैरल के साथ 297.5 बिलियन बैरल इसके पास खनिज तेल है। तो पहले स्थान पे वेंजुएला, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है। तीसरा है घावर कुवैत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पारंपरिक तटवर्ती क्षेत्र है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। हमारा आंसर है केवल और केवल 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम दक्ष का पूरा जो फुल फॉर्म है वह है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। यह योजना जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है, न कि उद्यमिता मंत्रालय का। स्टेटमेंट 1 गलत है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लाया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। जो इसके अंतर्गत जो है 3 निगमों को लिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, ये तीनों ही कथन में दे सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा राइट है। तीसरा दिया इसके अंतर्गत पात्र और लक्षित समूहों को केवल अल्पकालिक आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, केवल अल्पकालिक आधार पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भी दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से भी जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किए जाएंगे। इसलिए हमारा स्टेटमेंट 3 भी गलत है। हमारा आंसर है केवल और केवल स्टेटमेंट 2 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 दिया है। भारत में कोयला भंडार और उसके उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, ये हमारा सही है। दूसरा दिया है झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज स्थान है, ये भी हमारा सही है। सी दिया है भारत में कोयले का लगभग 80% भंडार बिटुमिन्स प्रकार का और यह नॉन कोकिंग ग्रेड का है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। डी दिया है भारत में कोयला भूवैज्ञानिक युग के केवल एक चट्टान क्रम अर्थात गोंडवाना क्रम में पाया जाता है, तो स्टेटमेंट हमारा गलत है और हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भारत में जो है वो कोयला 2 प्रमुख भूवैज्ञानिक चट्टानों से पाया जाता है, गोंडवाना और तृतीयक निक्षेपों के द्वारा पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है गलत है। यानी और गलत आंसर हमसे पूछा गया, गलत ही पूछा गया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है स्टेटमेंट अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, काला सोना या फिर तरल सोना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक फ्रैक्चरिंग एक ड्रिलिंग विधि है जिसका उपयोग पृथ्वी की गहराई से पेट्रोलियम निकालने के लिए किया जाता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तीसरा दिया है भारत में कच्चे तेल की अनुमानित भंडार
का उच्चतम भाग पूर्वी तटीय मैदान पे, तो ये नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी नहीं पश्चिमी, जिसमें बॉम्बे हाई और राजस्थान शामिल है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। आदिम निर्वाह कृषि पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि पद्धति और क्षेत्र। झूमिंग जो है वो झूमी यानी झूम खेती कृषि जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो झूम कृषि जो है एक्चुअली भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, देखो मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में आदमी निर्वाह कृषि किया जाता है, या फिर इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है। तो पहला ही गलत हो गया मैचिंग। मिल्पा जो है अब देखो झूम कृषि को ही मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। तो ये हमारा राइट है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में झूम कृषि को लदांग कहा जाता है। कहाँ? इंडोनेशिया और मलेशिया में। और यहाँ ये क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये हमारा गलत हो गया। लदांग जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में झूम कृषि को लदांग कहा जाता है। हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड में अपने स्रोत से यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर प्रवाहित होती है एवं जर्मनी और नीदरलैंड से अपवाहित होते हुए उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस अंतर्देशीय जलमार्ग का वर्णन किया जा रहा है? तो यह राइन जलमार्ग है। ठीक है, बाकी डेब्यून नदी दिया है। डेब्यून नदी जो है वो रूस की वेल्गा नदी के बाद, डेब्यून जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेब्यून है। और दूसरे नंबर पे है, सॉरी, वोल्गा जो है वो रूस की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है। उसकी वोल्गा के बाद दूसरे नंबर पे डेब्यून नदी है। और यह ब्लैक फॉरेस्ट से काला सागर तक मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग से होकर प्रवाहित होती है। मिसिसिपी नदी जो है यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दूसरे सबसे बड़े अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हडसन की खाड़ी अपवाह तंत्र है। जो मिसिसिपी है उत्तरी मिन्साटा में इटास्का झील के अपने पारंपरिक उद्गम स्रोत से निकलकर सामान्यतः दक्षिण की ओर 2340 मील की दूरी तय करते हुए मेक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी डेल्टा तक प्रवाहित होती है। ठीक है, वोल्गा नदी जो है अभी हमने देखा ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह रूस में स्थित है और मध्य रूस में दक्षिणी रूस तक यह प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश कुवैत के साथ भू सीमा साझा करते हैं? इराक, ईरान, सऊदी अरब, बहरीन और कतर। यहाँ पे हो गया ईरान और ईरान और सऊदी अरब कुवैत के साथ भू सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आंसर हमारा है डी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कोल बेड मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है जो कोयला निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बनती है। ये हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरा दिया है, चीन कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और उत्पादन में विश्व में अग्रणी बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो चीन कोल बेड मीथेन में के अन्वेषण और उत्पादन में विश्व अग्रणी नहीं है, बल्कि कौन है? यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इन सब में सबसे अग्रणी है विश्व में। ठीक है, और साथ ही साथ इसका आंसर हो गया हमारा केवल 1 ए। और जो भारत है
वो भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा प्रामाणिक कोयला भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, राजस्थान देश में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जो देश के आधी से अधिक जो ज्वार का उत्पादन करता है। दूसरा है, ज्वार को खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ज्वार को दोनों ऋतुओं में बोया जा, रबी या खरीफ में किसी भी ऋतु में बोया जा सकता है। तीसरा है, बाजरा बलुई मृदा और उथली काली मृदा में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तो बिल्कुल राइट, जो बाजरा है वो बलुई मिट्टी और उथली जो काली मिट्टी होती है इसमें अच्छी तरह से इसको उगाया जा सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। आंसर हो गया हमारा 2 और 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वाहन की अग्र गति का उपयोग कर आने वाली वायु को घूर्णी संपीड़न की मदद से दहन के लिए संपीड़ितता प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। रैमजेट वायु श्वसन जेट इंजन का एक रूप है जो वाहन की अग्रगति का उपयोग करके आने वाले वायु को बिना घूर्णी संपीड़क के दहन के लिए संपीड़ित करता है। इसमें क्या दिया है कि घूर्णी संपीड़न की मदद से नहीं, बिना घूर्णी संपीड़क की मदद से ये दहन में संपीड़ित को दहन के लिए संपीड़ित करता है। ठीक है, दूसरा यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति प्राप्त करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। जो रैमजेट सुपरसोनिक गति है वो लगभग 3 मैक 3 है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना में सबसे अधिक कुशलता से काम करता है। और मैक 6 जो होता है, मैक 6 की गति तक संचालित कर सकते हैं। अच्छा, ओके। हालांकि जब वाहन हाइपरसोनिक गति तक पहुंच जाता है तो रैमजेट की दक्षता कम होने लगती है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर हो गया नॉट तो 1 और नॉट तो 2। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। केवल 25 क्वेश्चन ही डिस्कस किया हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले इसका जो लास्ट बचा हुआ है 25 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।